नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरपत कुमार। स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर डिस्कशन। आज की डेट है 11 अक्टूबर 2025। ये है आज की सुर्खियां द हिंदू पेज पे। जैसा कि आप देख रहे हो, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का भारत भारत दौरा जो 9 तारीख को शुरू हुआ था, अभी चल रहा है। ये है भारत के विदेश मंत्री, उनमें कल मीटिंग हुई थी। तो क्या क्या आउटपुट आए इसके बारे में दे रखा है पूरा आर्टिकल। पहला तो जो भारत का टेक्निकल मिशन था वहाँ पे, जो हम वहाँ पे असिस्टेंट कर रहे थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट थे उनको जो इन्वेस्ट किया था उनको। तो अभी जो टेक्निकल असिस्टेंट वाला जो मिशन था उसको एम्बेसी में कन्वर्ट किया जाएगा, अपग्रेडेड टू एम्बेसी किया जाएगा। ये न्यूज़ है। इसके बाद एक और न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पटाखे बैन किए गए थे दिवाली में उसको रिव्यू करेंगे। तो ये एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस पे जो भी डिसीजन आता है वो बाद में देखा जाएगा। तो आज का जो क्वेश्चन के फॉर्म में करंट अफेयर है उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वेनेजुएला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह भूमध्य रेखा पर स्थित है। दूसरा कथन है, यह विश्व के सबसे बड़े परमाणु तेल भंडारों में से एक है। यह ओपेक का सदस्य है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या सही है? तो केवल एक और दो। बी है केवल दो और तीन। सी है आपका एक और तीन। और डी है आपका वन, टू और थ्री। तो क्यों न्यूज़ में है, देखते हैं। एक्चुअली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि वेनेजुएला की जो ऑपोजिशन लीडर थी, ऑपोजिशन लीडर है मारिया मछाडो, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो ठीक है, इनका नाम तो अपने लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है वेनेजुएला का लोकेशन है, इसकी जो गतिविधियाँ। क्योंकि 2024 का क्वेश्चन देखेंगे तो एज इट इज़ वेनेजुएला के बारे में पूछा गया था। तो और भी हमेशा ही ये न्यूज़ में ही रहता है वहाँ पे, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता है वहाँ पे काफ़ी। तो इसलिए ये हमेशा ही न्यूज़ में रहता है। तो इसकी लोकेशन वगैरह, इसकी जो करंट प्रॉब्लम है वगैरह, उसके बारे में अपने को अपडेट रहना जरूरी है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का बैकग्राउंड देखते हैं। ये है वेनेजुएला, यहाँ पे ये दक्षिण अमेरिका है। तो ये वेनेजुएला है। ये यहाँ पे बॉर्डर साझा कर रहा है गुआना से। ये ब्राज़ील से यहाँ बॉर्डर साझा कर रहा है, या कोलंबिया से कर रहा है। अच्छा, ये है भूमध्य रेखा, जबकि ये टच नहीं करती है वेनेजुएला को। तो ये पूरी तरह से उत्तर भाग में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ये यहाँ से भूमध्य रेखा नहीं जाती है। यह दक्षिण अमेरिका में उत्तरी तट पर स्थित है, ऊपर की साइड में। भूमि सीमाएं गुआना, ब्राजील, कोलंबिया से घिरा हुआ है। ये समुद्री सीमा है। यहाँ पे ऊपर देखोगे कैरिबियन सी है, और यहाँ पे आपका अटलांटिक सी है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम में एंडीज पर्वत और माराकाइबो तराई है, और मध्य में लानोस के घास के मैदान है, और दक्षिण पूर्व में गुआना हाईलैंड है। प्रमुख झीलें हैं गुरी झील और मारा काइबो झील। ये इंपॉर्टेंट है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। उच्चतम भी बिंदु कौन सा है इसका? पिको बोलीवार। दुनिया का सबसे ऊंचा झरना इधर ही है, एंडीज पर्वत एंजल फॉल। ठीक है, गुआना हाईलैंड में स्थित है। संसाधन, दुनिया का ज्ञात सबसे बड़ा तेल भंडार इसके पास है, वेनेजुएला के पास। लेकिन अभी भी इससे इतना एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे वहाँ से, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता है। कभी कभी होता है ना कि संसाधन होना भी श्राप होता है। तो वेनेजुएला के लिए वो है, इतने अधिक प्राकृतिक संसाधन होते हुए जिसकी वर्ल्ड में अभी भी बहुत डिमांड है, फिर भी वहाँ की आर्थिक स्थिति और राजनीतिक अस्थिरता अभी भी विद्यमान है। और राजनीतिक अस्थिरता के साथ साथ आर्थिक अस्थिरता भी है। और इसकी राजधानी है कराकास। तो ध्यान रखना है क्यों न्यूज़ में है, और इसकी लोकेशन वगैरह क्या है। और कोई भी विश्व की सबसे बड़ी चीज़ जहाँ पे भी आपको दिखे कि ये कुछ विश्व की सबसे बड़ी चीज़ है, या किसी के लिए वो फेमस है, तो उन फैक्ट को याद रखना, क्योंकि यूपीएससी में एज इट इज़ फैक्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लूटोनियम प्लूटोनियम प्रबंधन एवं निपटान समझौता पीएमडीए जो हाल ही में चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किन के बीच में है? तो पहला ऑप्शन है भारत और यूनाइटेड किंगडम यूके के बीच में, रशिया और चाइना के बीच में है। सी ऑप्शन है रूस
एवं यूएसए के बीच में है। डी ऑप्शन है भारत एवं रूस के बीच में है। तो बहुत सारी ऐसी संधियाँ थी रशिया और यूएसए के बीच में जो पहले हो रखी थी, अब धीरे धीरे काफ़ी ट्रीटीज ख़त्म हो रही है। तो उसमें से ये भी एक है जो ट्रीटी ख़त्म हो रही है। ये एक्चुअली में 25 ईयर एगो यानी कि 2000 में ये ट्रीटी हुई थी। तो उसमें था कि आप न्यूक्लियर जो वेपन है उनको कंट्रोल करने के लिए ये ट्रीटी की गई थी कि आप इसका प्लूटोनियम को एनरिच ज़्यादा नहीं करेंगे, के लिए प्रतिबंध था। तो क्या हुआ था 2016 में रशिया ने तो इसको फॉर्मली बोल दिया था कि इस ट्रीटी को हम पालन नहीं करेंगे, जो करना है हम अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो रशिया का जो निचला सदन है उसने इस प्रस्ताव को, समझौते से हटने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, ताकि हम ऑफिशियली इस ट्रीटी से दूर हो जाएंगे। अब जानते हैं प्लूटोनियम के बारे में। प्लूटोनियम एक रेडियो एक्टिव सामग्री है जिसकी परमाणु संख्या 94 है और इसका गलनांक उच्च होता है। यह प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है। ये रेडियो एक्टिव तत्व है, यानी कि इससे रेडिएशन निकलेगी, तो अपनों को डेली यूज में इसका उपयोग नहीं कर सकते। तो एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में पहले कि इलेक्ट्रॉनिक सामान में किस तत्व का उपयोग होता है, तो इसमें एक ऑप्शन में था प्लूटोनियम। तो ध्यान रखना, ये रेडियो एक्टिव तत्व ये रेडिएशन छोड़ते, विकिरण छोड़ते, इसलिए इनका डेली लाइफ की जो इक्विपमेंट रहते हैं उसमें उपयोग नहीं हो सकता। तो आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है। जब भी आए कोई उपयोग के लिए धातु है या तत्व के बारे में पूछा जाए, तो ऐसे फैक्ट ध्यान रखना, क्वेश्चन में इनको जो ऑप्शन होता है उसको एलिमिनेट करने में हेल्प कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पहला है, यह झारखंड, बिहार और पश्चिमी बंगाल राज्यों से होकर बहती है। यह झारखंड में छोटा नागपुर की पलामू पहाड़ियों से निकलती है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है? ए है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी है न तो एक नहीं दो। तो दामोदर नदी एक्चुअली में चर्चा में तो इसलिए है कि वहाँ पे ज़्यादा बारिश की वजह से किसी महिला के बहने की वजह से थोड़ा वो न्यूज़ में बन गई थी। लेकिन यूपीएससी क्वेश्चन नदी से हर साल एक या दो तो परमानेंट आते ही है। ऐसा कोई साल नहीं होगा, कोई वर्ष नहीं होगा जिस पे यूपीएससी ने नदी पे क्वेश्चन नहीं पूछे। अब अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं वो, जैसे कभी सहायक नदी पूछ ली, कभी कोई सिटीज़ उस पे ऊपर है वो पूछ ली, या फिर किसी नेशनल पार्क से जा रहे उससे कौन सा नेशनल पार्क से जा रही उससे पूछ लिया, कहाँ से निकलती है एक बार पूछ लिया, पूर्वी घाट से कौन कितनी नदियाँ निकलती है, कहाँ गिरती है वो पूछ सकते हैं। तो हमेशा एक नदी के बारे में सारी डायरेक्शन ध्यान रखना है। 2024 में क्वेश्चन आया था, अरेंज करने का था कि नॉर्थ से सॉरी वेस्ट से ईस्ट में इसको अरेंज करना है कि कौन सी नदी गंगा में कब मिलती है उसको। तो इसका जो आंसर होगा देखते हैं। दामोदर नदी उद्गम है झारखंड राज्य का छोटा नागपुर का पठार की पलामू पहाड़ी। तो ध्यान रखना, छोटा नागपुर की जो पलामू पहाड़ी है वहां से निकलती है और ये झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है, ये बिहार में नहीं जाती है। तो ध्यान रखना, बिहार में ये नहीं बहती है। तो पहला वाला ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर स्थित यहाँ एक दरार की घाटी से होकर बहती है, ये ध्यान रखना, और अंततः ये हुगली नदी में मिल जाती है। इसकी एक सहायक नदी है बराकर, जो मुख्य सहायक नदी है, बाकी भी सहायक नदी है लेकिन मुख्य सहायक नदी है वो बराकर है। इसे बंगाल का शौक भी कहा जाता है क्योंकि बारिश के टाइम पे, बहुत बारिश के टाइम पे बहुत बाढ़ आ जाती है, इसलिए जान माल का बहुत नुकसान होता है, इस वजह से इसको बंगाल का शौक भी कहा जाता है। आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि बिहार का शौक किसे कहा जाता है। उसके लिए भी एक नदी फेमस है, दामोदर घाटी निगम। ये भारत की स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी, जिसमें 4 बांधों का निर्माण किया गया था। उसमें 4 बांध है, तिलैया बांध बराकर नदी पर, कोनार बांध, कोनार नदी जो सहायक नदी है इसकी उस पर बनाया गया था। एक बांध है मैथन बांध है जो बराकर नदी पर ही बनाया गया था।
और एक है पंचेत बांध, ये दामोदर नदी पे ही बनाया गया था। तो ध्यान रखना है इस कहाँ से निकलती है, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है, और इस पे कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये कहाँ जाके मिलती है, ये डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है या फिर ये किसी नदी में जाके मिलती है। तो ये हुगली नदी में जाके मिलती है और फिर ये आगे बंगाल की खाड़ी में जाके मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक मॉड्यूलर उच्च स्तरीय कमांड एवं नियंत्रण प्रणाली है जो सुरक्षित आर्मी डेटा नेटवर्क पर संचालित है। इसे भारतीय सेना ने भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेल के सहयोग से विकसित किया है। यह प्रणाली केवल सॉफ्ट काइनेटिक लक्ष्यों को ही निशाना बनाने में सक्षम है। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, इसमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो केवल आते ही थोड़ा आपको रुक जाना है, क्या ये केवल ही होगा? अगर आपको पता नहीं है तो इस स्टेटमेंट को आप गलत कर सकते हो, क्योंकि एलिमिनेशन टेक्निक कहती है कि एक्सट्रीम हो गया ये। ठीक है, तो आप जब पता नहीं हो तो इस टाइप के क्वेश्चन में केवल है तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो जब आपको पता नहीं हो। बहुत बार होता है कि केवल वाला स्टेटमेंट गलत होता है, लेकिन बहुत रेयर भी होता है कभी कभी कि केवल वाला स्टेटमेंट राइट भी हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है। एक्चुअली में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड की ज़रूरत क्यों पड़ी? हाल ही में आपने देखा होगा जो पहलगाम अटैक हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद भारत और पाकिस्तान में टेंशन बढ़ गई थी। और एक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा देखी गई थी, वो थी ड्रोन का इधर जाना उधर जाना। आपको भी न्यूज़ में देखने को मिला होगा, ड्रोन दिखाई दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रहे हैं, पंजाब में दिखाई दे रहे हैं, अमृतसर के ऊपर ड्रोन दिखाई दे रहे हैं। तो अभी तक क्या था, बड़ी बड़ी मिसाइल है, S-400 है, आकाश मिसाइल है, ये बहुत बड़ी है। आप एक छोटे ड्रोन के लिए इतनी बड़ी मिसाइल को लॉन्च करना अपने आप में बहुत बड़ी आर्थिक हानि होती है। और आप कितने ड्रोन को मार गिराओगे उन बड़ी प्रणाली से? तो एक ऐसी प्रणाली विकसित करनी पड़ेगी जो छोटे लेवल पे इन छोटे छोटे जो टारगेट है, स्मॉल टारगेट है, उनको हिट कर सके। तो इसीलिए इसका निर्माण किया गया था। देखते हैं, ये सांकेतिक है, मतलब कि ड्रोन को अटैक करने के लिए है। द सिस्टम इज डिजाइन टू डिटेक्ट, डिटेक्ट भी करेगा, ट्रैक भी करेगा, आइडेंटिफाई भी करेगा एंड न्यूट्रलाइज भी करेगा हॉस्टाइल ड्रोन एंड अनमैन्ड एरियल सिस्टम को इन रियल टाइम, इन रियल टाइम, वास्तविक समय में। तो न्यूज में भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित सक्षम सिचुएशनल अवेयरनेस और काइनेटिक्स सॉफ्ट एंड हार्ड किल्स एसेट मैनेजमेंट की खरीद शुरू की है। तो आपको भी पता है हार्ड किल्स, सॉफ्ट के साथ साथ हार्ड किल भी है। तो ध्यान रखना, सक्षम प्रणाली के बारे में क्या है, ये वास्तविक समय में शत्रुतापूर्ण ड्रोनों एवं मानव रहित हवाई प्रणालियों का पता लगा सकता है, उन्हें ट्रैक कर सकता है, पहचान सकता है और उन्हें निष्क्रिय कर सकता है। इसे भारतीय सेना ने बेल के साथ मिलके सहयोग से विकसित किया है। तो पूछा जा सकता है सक्षम क्या है, तो एंटी ड्रोन टेक्निक है। वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस के संदर्भ में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। 2025 की कांग्रेस संयुक्त राज्य अमीरात में आयोजित की जा रही है, UAE में। तीसरा, इसका उद्देश्य मानव सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के प्रबंधन में सुधार करना है। उपरोक्त में से कथनों में से कितने कथन सही है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन और इसमें से कोई नहीं। एक्चुअली में अभी अबू धाबी में ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है, हो रही है। ये है IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस अबू धाबी 2025 में, इसलिए ये न्यूज़ में है। इससे पहले ये 2021 में हुई थी फ्रांस में, और अब ये अबू धाबी में हो रही है। तो हर 4 साल में होने वाली कॉन्फ्रेंस ये IUCN द्वारा करवाई जाती है। और इसमें जो इसका उद्देश्य है, प्रकृति संरक्षण, जलवायु कार्रवाई, सतत विकास के लिए वैश्विक प्राथमिकताएं तय करना। इसमें सरकार भी शामिल है, नागरिक समाज है, वैज्ञानिक है, स्वदेशी समूह, निजी क्षेत्र के नेताओं के साथ ये बहुत बड़ी कांग्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। मेजबान देश अभी UAE है। ये IUCN की जब स्थापना हुई थी 1948 में, उसके जस्ट बाद ये शुरू हुई थी। तो ये लेटेस्ट में कोई इनिशिएटिव नहीं है, ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है, 1948 से चलता आ रहा है। ये कॉन्फ्रेंस हर साल में एक बार होती है और
लास्ट टाइम ये फ्रांस में हुई थी और इस बार ये यूएई में हो रही है, तो ध्यान रखना है आपको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है योजनाओं के बारे में। अटल पेंशन योजना एपीआई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक स्वैच्छिक आवधिक अंशदान आधारित पेंशन प्रणाली है। दूसरा है एपीवाई में शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, जबकि अधिकतम आयु कोई प्रतिबंध नहीं है। अभिदाताओं को एपीवाई में शामिल होने की आयु से लेकर 60 वर्ष की अवधि तक निर्धारित अंशदान राशि का योगदान करना आवश्यक है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, केवल इसमें से कोई नहीं। तो आपको क्वेश्चन पॉज करके क्वेश्चन अटेंड करना है, फिर इसका आंसर देखना है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो है, पहला है एपीआई एक स्वैच्छिक आवधिक अंशदान आधारित पेंशन प्रणाली है। ये जब नई सरकार आई थी 2014 के बाद से 2015 में लॉन्च की गई थी। पात्रता है 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुला है। तो इसमें 18 से 40 तक की आयु के बीच में इसे आप स्टार्ट कर सकते हो। गारंटीकृत पेंशन मिलती है आपको अंशदाता अपने अंशदान के आधार पर 1,000 रुपये से लेके 5,000 तक, 1,000 से 5,000 प्रति माह तक की निश्चित पेंशन का विकल्प चयन कर सकते हैं। 60 साल के बाद उनको पेंशन मिलना शुरू होगी, तो उसमें रहेगा 1,000 से लेके 5,000 तक, कितनी आप करवाना चाहते हो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। इसमें सरकारी योगदान भी मिलता है। आप जितना पे करते हो उसमें कुछ हिस्सा गवर्नमेंट की तरफ से ऐड किया जाता है। जिन ग्राहकों ने 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच में नामांकन कराया है और कुछ मानदंडों को पूरा किया, उनके लिए सरकार ने ग्राहक की राशि का 50% या 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 1,000 रुपये का योगदान दिया है। तो कभी कभी यूपीएससी किसी योजना के बारे में बहुत डीपली फैक्ट भी पूछ लेता है। तो जो योजनाएं न्यूज़ में है उनके थोड़े डीपली फैक्ट आपको पता करने हैं। पीआईबी वगैरह से आप इनको देख सकते हो और डेप्थ में जाके, क्योंकि यूपीएससी ने पूछे भी गए हैं और लास्ट ईयर भी पूछे हैं, बहुत फैक्ट ऐसे पूछे जो बहुत इन डेप्थ थे। ऑटो डेबिट की सुविधा है, आप अपने अकाउंट से लिंक कर दीजिए। ऑटो डेबिट आपको भी पता है, आपके अकाउंट में से अपने आप उस डेट को पैसा कट जाएगा, जिस दिन किस्त की डेट होगी उस दिन। कर लाभ, इसमें आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत आपको आयकर में छूट भी मिलती है। और पोर्टेबिलिटी, आप अपना नौकरी बदलते हो या अपना व्यवसाय बदलते हो तो इससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं जाता है, ये हमेशा चलती रहेगी, आपका खाता जारी रख सकते हो। नामिती विकल्प, यानी कि बाई चांस किसी की मृत्यु हो जाए तो पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए आप किसी लाभार्थी को नामित कर सकते हो, ताकि उसको ये राशि मिलेगी पेंशन की। ठीक है, क्योंकि आपने पैसा दिया है तो वो आपको किसी नामित व्यक्ति को मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइम्स हायर एजुकेशन THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? यह रैंकिंग यूनाइटेड किंगडम स्थित यूके स्थित टाइम हायर एजुकेशन पत्रिका द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। रैंकिंग में शिक्षण, अनुसंधान, ज्ञान हस्तांतरण एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अंतर्गत वर्गीकृत 18 प्रदर्शन संकेतों का उपयोग किया गया है। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर 200 से 250 के बैंड में सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय संस्थान है। विश्व स्तर पर भारत शीर्ष 300 में कोई भी IITs यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शामिल नहीं है। और दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को सेलेक्ट करना है आपको। ओके, अभी जारी की गई है ये रैंकिंग, तो इस बारे में ये क्वेश्चन बन रहा है, तो देखते हैं। कथन है, पहला कथन अपन ने देखा कि यूनाइटेड किंगडम स्थित टाइम्स हायर एजुकेशन पत्रिका प्रतिवर्ष इस वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग को प्रकाशित करती है, तो कथन सही है। ध्यान रखना है जारी कौन करती है, टाइम्स हायर एजुकेशन जारी करती है। कथन 2 में कि 2026 की कार्यप्रणाली 4 प्रमुख क्षेत्रों, ये ध्यान रखना, 18 प्रदर्शन संकेतों के आधार पर संस्थानों का मूल्यांकन करती है। शिक्षण, अनुसंधान, ज्ञान हस्तांतरण, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण क्या है, उसके आधार पर रैंकिंग दी जाती है। कथन
3 है वो भी सही है। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला अग्रणी बना हुआ है, और जो विश्व स्तर पर 200 से 250 के बैंड के बीच में है, इसका नंबर है, जो किसी भारतीय विश्वविद्यालय के लिए सर्वोच्च है। और 2026 के संस्करण में कोई भी IITs नहीं है। एक्चुअली में IITs ने अ, जो मापदंड है उसके बारे में बोला कि ये मापदंड सही नहीं है, इसलिए हम इस रैंकिंग में भाग नहीं लेंगे। तो बहुत जो दिल्ली बॉम्बे वगैरह की जो बड़ी बड़ी IITs है उन्होंने मना कर दिया कि हम इस रैंकिंग में भाग नहीं लेंगे, इसलिए इस रैंकिंग में इनका नंबर नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिलहाल आपको क्या सिस्टम था कि आपको एक एग्जाम पास करना रहता था, उसके बाद नियुक्ति मिलती थी आपको नीचे लेवल पे जज, फिर आप धीरे 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 जिला लेवल पे आते थे। लेकिन अभी उच्च न्यायालय ने इस सिस्टम को थोड़ा चेंज किया, उस बारे में ये क्वेश्चन है कि न्यायालय ने कहा है कि अधिवक्ता और न्यायिक सेवा में 7 वर्ष का संयुक्त अनुभव रखने वाले न्यायिक अधिकारी जिला न्यायाधीश के रूप में सीधी भर्ती के लिए पात्र होंगे, पहला वाला। दूसरा है कि संविधान का अनुच्छेद 233 यानी 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। राज्यपाल संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल सॉरी 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है, या फिर केवल 1 और 3 सही है? तो ये तीनों कथन सही है। देख लेते हैं अभी सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आया है। एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अधिवक्ता और सेवा में संयुक्त रूप से 7 वर्ष का अनुभव रखने वाले न्यायिक अधिकारी जिला न्यायाधीश के रूप में सीधी भर्ती के लिए पात्र होंगे। एक्चुअली में ये वाला जो ऐड किया है, जो अभी ये हो सकता है ये आगे चर्चा में भी आए, क्योंकि एग्ज़ाम तो ठीक है लेकिन इसको फिर अपनी मन मर्जी से या फिर अपने विवेक पे इसको नियुक्त किया जाएगा। इसमें कहा गया अनुच्छेद 233 अधिवक्ता और सेवारत उम्मीदवारों दोनों को जिला न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देता है, और 7 वर्ष के अभ्यास के मापदंड को न्यायिक अधिकारियों के लिए भी बढ़ा दिया है। तो ये न्यायिक अधिकारियों के लिए भी लागू होगा। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है? 233 जिला न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है, और नियुक्ति प्राधिकारी किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। ये ध्यान रखना फैक्ट, उच्च न्यायालय के राज्य के जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। ये ध्यान रखना प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे 2015 में राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन नमसा के तहत लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा देना है। थर्ड है, किसानों को 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रति हेक्टर 31,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, और 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। एक्चुअली में अभी फंड जारी किया गया इसके लिए, तो ये योजना न्यूज़ में है, तो इसके जो इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है, जो भी विशेषता है इसकी, वो आपको अच्छे से तैयार करनी है। 2015 में राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत इसको लॉन्च किया था, तो पहला कथन सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। उद्देश्य क्या है? जैविक खेती को बढ़ावा देना और उसका समर्थन करना, जिससे मृदा स्वास्थ्य सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके। इसमें क्या है उद्देश्य? पर्यावरण कृषि के एक मापनीय मॉडल को आगे बढ़ाना जो कम लागत वाली हो, रसायन मुक्त तकनीकी हो, किसान नेतृत्व वाले समूहों के साथ एकीकृत करना, जिसमें खाद्य सुरक्षा, आय सर्जन और पर्यावरणीय स्थिरता में वृद्धि हो सके। इसके तहत किसानों को क्या प्रशिक्षण भी दिया जाता है, प्रमाणन और बाजार संपर्क के लिए एक संरचित प्रणाली प्रदान करता है, और लचीले एवं टिकाऊ कृषि के दृष्टिकोण का समर्थन करता है। किसानों को इसमें उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, प्रमाणन जो आपने प्रोडक्ट बनाए हैं उनको प्रमाणित करना कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, उसमें भी सपोर्ट किया जाएगा, और ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है उनके लिए बाजार की व्यवस्था भी सरकार
अपनी तरफ से कोशिश करेगी कि जो जैविक कृषि करने वाले किसान हैं उनकी पहुंच बढ़े वहां तक, मार्केट तक। वित्तीय सहायता संरचना किसानों को 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रति हेक्टर 31,500 रुपये इस राशि दी जाएगी, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दी जाएगी। क्लस्टर आधारित जैविक खेती है, इसमें जिसके पास, यह सभी किसानों और संस्थाओं के लिए खुला है, बशर्ते उनके पास अधिकतम 2 हेक्टर जमीन हो। 2 हेक्टर से ज़्यादा जमीन है तो उसके लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे। क्लस्टर आधारित जैविक खेती मॉडल क्या है? पीकेवीवाई की नींव क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण पर है, जहां किसानों के 20 हेक्टेयर, मतलब अगर 2-2 हेक्टर वाले 10 किसान हैं तो एक क्लस्टर बनाया जाएगा उनका। उस अप्रोच के साथ ये योजना इम्प्लीमेंट की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही सेनेका झील का संबंध किस देश से है? अमेरिका से, केनिया से, ब्राजील से, इटली से। एक्चुअली में हुआ क्या है, ये एक न्यूयॉर्क जो यूएसए का सिटी है उसके पास में स्थित एक झील है। तो वहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी विस्फोट की, जिसको सेनेका गन्स भी बोलते हैं। तो उसकी आवाज़ की वजह से ये चर्चा में है। न्यूयॉर्क में सेनेका झील के पास निवासी लगातार रहस्यमय तेज धमाकों की रिपोर्ट कर रहे हैं, जिन्हें सेनेका गन्स भी कहा जाता है। वैज्ञानिक इन अस्पष्टीकृत ध्वनियों के पीछे कारणों की सक्रिय रूप से जांच कर रहे हैं। सेनेका झील न्यूयॉर्क के उत्तरी भाग में स्थित है, जिसे फिंगर झील भी कहा जाता है। तो आपको मिलान करने के लिए दे सकता है कौन सी झील किस देश में स्थित है, या फिर क्यों न्यूज़ में थी। हो सकता है पूछे कि पानी की कमी की वजह से न्यूज़ में थी, नहीं, ये न्यूज़ में इसलिए है कि वहाँ से विस्फोट की अजीब अजीब आवाज़ें आ रही है, इसलिए न्यूज़ में है। तो ये ध्यान रखना है। हमने 10 टॉपिक कवर किए 10 एमसीक्यू के थ्रू, और मैक्सिमम क्वेश्चन हमने जो न्यूज़ में है उन टॉपिक को कवर किया है। तो ऐसे ही ये सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। आपको करंट के लिए और पीटी के लिए, करंट के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको फॉलो कर सकते हो, आपको हर जगह का करंट इस एमसीक्यू के थ्रू आपको मिल जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू आज के लिए।